नमस्कार। पावर फाइल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं राजवीर हूं और आज हमारे साथ पावर फाइल्स के इस शो में जो मेहमान हैं, जो आईएएस हैं, वो बेहद ख़ास हैं। बेहद ख़ास इसलिए हैं कि पढ़ाई में उन्होंने लगातार गोल्ड मेडल लिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने। इसके बाद आईएम बेंगलुरु से इकोनॉमिक में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ से भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 1990 बैच के आईएएस नितिन रमेश गोकर्ण जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि आखिर यूपीएससी में वो कैसे सिलेक्ट हुए, कैसे उन्होंने तैयारी की और क्या कुछ उनके जीवन में खास रहा और आगे क्या तैयारी है उनकी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर, आप मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में ऐसा देखा जाता है कि अगर आप हिंदी भाषा या हिंदी भाषी लोगों के से तुलना करें तो जितने यूपीएससी में सिलेक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यदि हिंदी बेल्ट से होते हैं, उतने सिलेक्शन महाराष्ट्र या गुजरात या ये सब ऐसे स्टेट है जहाँ के बच्चे यूपीएससी में, या यूँ कहें कि यूपीएससी में इतने यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, इतनी रुचि उनकी नहीं है। तो आपके मन में ये कब ख्याल आया कि आपको यूपीएससी में जाना चाहिए, देश सेवा करनी चाहिए? ये ख्याल कब आया आपके मन में? मेरे पिताजी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसमें साइंटिस्ट रहे। सन 62 में उन्होंने वहाँ पर काम शुरू किया। वो दौर था होमी भाभा जी का और बाकी जो न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक दौर था जिसमें कि एटॉमिक रिएक्टर्स पे काम करना लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जो भी साइंस के फील्ड में थे और एस्पायर करते थे। तो हम उसी कैंपस में, अणुशक्ति नगर है, वहाँ पर मैं बचपन मेरा काफ़ी हद तक वहीं पर हुआ। तो परिवेश ये था कि भाई वहाँ पर एक एक्लेक्टिकल एटमॉस्फेयर था, माने पूरे भारत के जो साइंटिस्ट थे वहाँ रहते थे परिवार सहित। तो अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदाय के, और दोस्त भी उसी प्रकार रहे। तो हम लोग का ये था कि भाई फर्स्ट नेम बेसिस पे हर एक को जानना पहचानना वाला जो था वो बैकग्राउंड था। लेकिन पढ़ाई में आप सही कह रहे हैं, मराठी में काफ़ी पढ़ाई मेरी हुई। और बल्कि मैं जब 87 के लिए मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था तो मेरा सेकंड लैंग्वेज तो मराठी था। उस समय मेरी मराठी जो है वो हिंदी से बेहतर हुआ करती थी। नहीं, ये हमारा एक सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होता था। अच्छा, 3 लैंग्वेज, हाँ 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, तीनों कंपलसरी था। उसके अलावा आपको चाहिए तो आप संस्कृत पढ़िए और कुछ पढ़िए, और बाकी सब्जेक्ट्स तो थे जो नॉर्मल किसी भी बोर्ड सिलेबस में रहता है। तो उस वजह से मराठी का एक माहौल एक अलग था। और वो दौर कुछ ट्रेडिशनल दौर भी ज़्यादा था, क्योंकि उस समय काफ़ी एक्टिविटीज़ ट्रेडिशनल कल्चरल भी मराठी में काफ़ी होते थे। तो एक तरह से आप कहेंगे तो मराठी में हम लोग कहते हैं कि मराठी आदमी को जो पढ़ने में, जो वाग्मय कहते हैं उसको, माने साहित्य, नाटक और संगीत, ये 3 चीज़ मराठी आदमी का जो कल्चर्ड मराठी है वहाँ से वो निकलता है। तो वो एक परिवेश मुंबई में रहा। और आप सही कहते हैं कि चूँकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है एक तरीके से, कमर्शियल, उद्योग, फाइनेंशियल कैपिटल सब उस समय भी था, आज भी है। और लगभग उसका अकेले का मुंबई शहर का जीडीपी कई राष्ट्रों से, कई राज्यों से ज़्यादा है। उस हिसाब से हमारे जितने परिवेश के जितने लोग थे वो तो या तो वहीं पर फाइनेंशियल कैपिटल में नौकरी पाए या तो फिर वो विदेश चले गए। तब मैं अकेला ही उस तरीके से एक एक्सेप्शन रहा कि जो सरकारी नौकरी या यूपीएससी में चला आया। और फ्रेंड्स सर्कल हो चाहे मेरे कजिन्स में हो, जो हम लोग साथ के जितने पढ़ रहे थे उस समय, मैं अकेला ही इस तरफ मेरा झुकाव रहा। ये उसका कारण ये जो अपब्रिंगिंग था, बीआरसी का जो एटमॉस्फेयर था वो एक रहा। और एस्पिरेशनल उस समय यूपीएससी या आईएएस आईपीएस नहीं था जो महाराष्ट्र के लोगों का या मुंबई के लोगों का। वो तो यही चाहते थे कि भाई वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाए या फिर वो यूएस में जाए, हायर स्टडीज़ कर ले और वहाँ पर वो अपना सेटल हो। कई मेरे दोस्त हायर स्टडीज़ करके वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स भी हो गए यूएस में। सर, जब 1987 में आपका सिलेक्शन हुआ तब ये आपका पहला प्रयास था? क्योंकि ऐसा मैंने सुना, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपकी उम्र भी उस वक्त बहुत कम थी और महज 21.5 साल की उम्र थी। तो ये शायद पहला प्रयास ही रहा होगा आपका। हाँ, मेरा पहला प्रयास था। वो एक 10-15 दिन की पढ़ाई मैं कहूँगा कि उसके वजह से यूपीएससी का उस समय महाराष्ट्र से तो कोई बैठता ही नहीं था।
इन द सेंस कि आप 80 के दशक का आप उठा के देखें तो आईएएस आईपीएस महाराष्ट्र को बिलोंग करने वाले शायद ही कोई आपको मिले। कई बैचेस में तो शून्य थे, मतलब सिविल सर्विस में कोई क्वालिफाई ही नहीं करता था, कोई बैठता भी नहीं था। तो उस माहौल में वहाँ पर जब आप किसी को नहीं जानते हैं जो कि बैठा हो या सक्सेसफुली जो क्वालिफाई किया हो, तो एक अलग ही एक समय था। ऑफ कोर्स उस समय कोई इंटरनेट भी नहीं था कि आप जाने कि क्या सूचना है, कौन क्या कर रहा है, वो भी एक दौर था। मैं आईपीएस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो पहला मेरा जो इंटरैक्शन था यूपी, उस समय जो था वो तो मसूरी यूपी का ही हिस्सा था, उत्तराखंड एक ही था। तो मेरा पहला इंटरेक्शन उत्तर प्रदेश का, वही जो बस का सफ़र हम लोग करते थे दिल्ली से लेके मसूरी का, वही मेरा पहला ग्लिम्स था ट्रेनिंग के दौरान। सर, जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ और आपको कार्डर यूपी का मिला, तो क्या इससे पहले आपके मन में ये बात कभी आई कि आपको उत्तर प्रदेश में काम करना पड़ेगा, या फिर इसके पहले कभी आप यूपी आए हुए थे? चूँकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश काफ़ी डिफरेंट है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप यूपीएससी से पहले आपने कभी कोई विजिट यूपी की थी क्या? मैं इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं 2 ही एग्ज़ाम यूपीएससी के दिए। पहले में आईपीएस में क्वालिफाई किया, दूसरे में आईएएस में क्वालिफाई किया। और दूसरे में भी हमारे उस समय जो एसएसपी थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई अभी आपके पास एज है, आप बहुत यंग एज में आए हो, 21.5 साल के उम्र में आईपीएस में हो गया था पहली अटेम्प्ट में, बिना किसी जानकारी के 10-15 दिनों की पढ़ाई से हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ आप दोबारा से अटेम्प्ट कर लो। तो दोबारा से उन्होंने वही 21 दिन की छुट्टी दी थी, उसी में एग्ज़ाम भी था, उसी में पढ़ाई भी करना था, तो उसी में पढ़ाई करके आ गए। आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, हालांकि आपने बताया कि बहुत कम समय मिला आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में, लेकिन जब पहली बार आपने तैयारी की तो सब्जेक्ट क्या रखे आपने? चूँकि सब्जेक्ट यूपीएससी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़े मायने होते हैं सब्जेक्ट के। तो चूँकि पिछला जो बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका मैं देख रहा हूँ, तो वो यही था कि आप अर्थशास्त्र में आपकी काफ़ी पकड़ है और 2 बार आपको इसमें गोल्ड मेडल मिला। तो क्या यूपीएससी में भी यही सब्जेक्ट रखे क्या आपने, अर्थशास्त्र को रखा? यूपीएससी में इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी 2 विषय थे। साइकोलॉजी भी था। साइकोलॉजी उस समय बहुत स्कोरिंग कुछ सालों में था, कुछ सालों में नहीं था, पर एक एडवांटेज मुझे ये मिल गया था कि साइकोलॉजी में चूँकि एक सेकंड सब्जेक्ट मेरा था ग्रेजुएशन के दौरान, मेरी इच्छा थी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने की और काफ़ी अपने से मैं पढ़ाई करता था। सर, साइकोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और साइकोलॉजी चूँकि आपने यूपीएससी में सब्जेक्ट के रूप में रखा है, आप बता रहे हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी चूक हो जाती है, तो लेकिन इस साइकोलॉजी सब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब साइकोलॉजी में पकड़ बड़ी अच्छी है आपकी। अगर साइकोलॉजी में पकड़ है तो इसका बड़ा लाभ आपको मिलता होगा नौकरी के समय, क्योंकि लोगों से बातचीत करके तमाम लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, तमाम लोग आते हैं, तमाम काम को लेकर आपसे बात करते हैं, तो कौन कैसा है, किस व्यवहार का है, क्या सोच रखता है, तो ये बड़ी मदद मिलती होगी नौकरी के दौरान। साइकोलॉजी का ये लाभ आप जरूर लेते होंगे। हाँ, कुछ लाभ तो मिलता है, समझने में आता है कि भाई अगले आदमी की प्रायोरिटी क्या है, क्या हमारा कहाँ पर मैच हो सकता है, किस आइडियोलॉजी में, किस विषय में मैच हो सकता है। और एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, ही इज़ नो मोर, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूँ, प्रोफेसर केजी देसाई। तो वो कहते थे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं अपने उसमें लाइफ में और स्टेचर में आप ग्रो करते हो प्रोफेशन में, तो टेक्निकल स्किल्स उतना मायने नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि आदमी किस हिसाब से है, कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स को अपना मैनेज करता है। और जितने भी टॉप के लीडर्स रहे हैं, जितने भी टॉप के लोग रहे हैं, वो लीडरशिप स्किल्स में उनका सबसे महत्वपूर्ण है एचआर। यदि एचआर किसी का ठीक नहीं है तो हाई लेवल पे वो जा नहीं सकता है। तो मुख्य जो आपका देखेंगे वो मैन मैनेजमेंट है। ये तो आप अभी देखे भी है कि अफगानिस्तान में इतनी बड़ी आर्मी थी जो जिसके पास सबसे आधुनिक हथियार थे, लेकिन तालिबान के जो मोटिवेटेड लोग थे उनके सामने टिक नहीं पाए। तो मोटिवेशन और जो एचआर है ये ज़्यादा काउंट करता है बनस्बत इसके कि टेक्निक और टेक्नोलॉजी के। सर, चूंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, सब लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, पिताजी तो आपके साइंटिस्ट थे, तो क्या परिवार की तरफ से कभी आप पे ये कहा गया कि आपको ये बनना है, आपको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? चूँकि अच्छा, शहर भी आपका ऐसा था, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, आप सोचिए कि जहाँ चकाचौंध लाइमलाइट की बात होती है, मुंबई में उद्योग नगरी कहा जाता है मुंबई को। तो तमाम आपके ऐसे दोस्त रहे होंगे जो पढ़ाई के दौरान तमाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे गए होंगे, किसी ने बिजनेस किया होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए अक्सर ये जाना जाता है, मुंबई को उद्योग नगरी कहा जाता है। तो
आपके मन में ये कैसे आया कि नहीं आपको यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है? ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ नहीं थोपा, बल्कि जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में, मेरे पास 5-6 जॉब ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके थे। और उस समय जो सैलरी हुआ करती थी एंट्री लेवल यूपीएससी के लिए आईपीएस का, उससे 4 गुना 5 गुना सैलरी मुंबई में बैठ करके स्टार्टिंग सैलरी था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए। पैशन था, देश सेवा का एक पैशन था, सोशल लाइफ में काम करने का, और एक पैशन था कि सोच के कि भाई हम अपना यदि कंट्री के लिए, देश के लिए कुछ करें, कुछ उसके बेहतरी के लिए करें, तो जीवन में कुछ सार्थकता होगी। कमा तो हर कोई लेता है, थोड़ा बहुत जीवन यापन हर कोई कर लेता है, वो उद्देश्य नहीं था। सर, एक महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो साइंटिफिक तो सोच है ही है आपकी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी आप बड़े मजबूत लगते हैं, ऐसा मैंने देखा बातचीत में। तो अध्यात्म की तरफ भी झुकाव है आपका। और मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में तो मैंने देखा कि भगवान शिव की नगरी वाराणसी से आपका कुछ अधिक ही लगाव है। तो आपका नाम भी कुछ ऐसा ही है। तो बनारस से लगातार जुड़े रहने की क्या एक ये भी बड़ी वजह तो नहीं है कि आप आध्यात्मिक सोच रखते हैं, इसलिए भी बनारस से हमेशा जुड़े रहे? गोकर्ण जो जगह है ये बहुत पौराणिक जगह है। यदि आप उसका अध्ययन करें तो उसका वर्णन रामायण में आता है, शिव पुराण में आता है, श्रीमद् भागवत में आता है, और उसका एक तरीके से काशी का दक्षिण काशी माना जाता है जी, क्योंकि वो भी शिव का ही स्वरूप है। वहाँ महाबलेश्वर जो है आत्मलिंग है शिव का, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी तरीके से गोकर्ण महाबलेश्वर अपने आप में संपूर्ण शिव का आत्मलिंग माना जाता है। और एक उसमें कहावत भी है संस्कृत में, गोकर्णस्य महाकाशी विश्वनाथो महाबला, गंगायाम कोटि तीर्थस्थ समुद्रम अधिकम फलम। माने गंगा और कोटि तीर्थ, उधर महाबल और इधर विश्वनाथ जी, लेकिन वहाँ पर समुद्र तट है जो कि बनारस में नहीं है। यह इस प्रकार से संस्कृत में पुराने समय से उसका उल्लेख चला आ रहा है, और काफ़ी उसका वर्णन है पुराणों में। और यदि आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें हैं जो अलग से आपको मैं बताऊंगा। सर, आपका नाम है नितिन रमेश गोकर्ण, काफ़ी डिफरेंट नाम है। और अक्सर देखा जाता है कि महाराष्ट्र में कल्चर है कि जो नाम रखे जाते हैं अमूमन इसी तरह के नाम होते हैं। तो आपके नाम का क्या मतलब क्या है? हम लोगों में नाम बड़ा आसान है। मतलब गोकर्ण तो गांव का नाम है जहाँ से हम लोग की, मतलब जो एंसेस्ट्रल विलेज जो आप कहेंगे, वो गांव है जहाँ से हम लोग के परिवार आते हैं शुरू से। रमेश मेरे पिता का नाम है और नितिन मेरा नाम है, तो इस प्रकार से 3 लोगों का नाम हम लोग के तरफ ये फॉर्मूला चलता है। ये है कि मेरी पहली जब पोस्टिंग हुई थी वाराणसी में, मैं बहुत इच्छुक नहीं था जाने का, जो भी कारण उस समय रहा हो। मैं उस समय IIM बैंगलोर से होके आया था, तो मुझे था कि अब मुझे जिलाधिकारी नहीं बनना है, तो एक तरीके से मुझे ज़बरदस्ती का भेजा गया था जिलाधिकारी के रूप में। सर, आपके साथ एक वाकया ऐसा भी जुड़ा है कि बीच में आपका मन नौकरी से पूरी तरह से उचाट हो गया और आपने ये मन बना लिया कि नहीं, अब नौकरी छोड़ ही देनी है। तो ऐसा क्यों आया आपके मन में? और उस वक्त ये भी लोग कहते हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने आपसे बातचीत की तो ये था कि भाई आपको अब अपनी आगे की पढ़ाई रखनी है, साथ ही साथ आपका अध्यापन की तरफ यानी पढ़ाने की तरफ आप सोच रहे हैं। तो आखिर ये ख्याल कैसे आया मन में कि आपको ये नौकरी आपको छोड़नी है, जबकि ये एक ऐसी नौकरी IAS बनना जो लोगों के लिए सपना होता है। पूरे देश में केवल आप देखिए 5000 IAS काम करते होंगे, इतना बड़ा देश है, तो ऐसे में IAS बनना एक किसी सपने के सच होने जैसा है। और आपने कहा कि नहीं, अब हम नौकरी छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर एक आउटसाइडर के रूप में मैंने काम किया। मतलब यहाँ पर मेरा न कोई परिवार था न कुछ था, तो लगभग काफ़ी दौर मेरा अकेलेपन में यहाँ बीता। परिवार बेंगलोर में था, मैं यहाँ अकेले रहता था जी। तो ये था कि भाई ठीक है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक उसका जो एकेडमिक स्वरूप था उसमें मेरी रुचि जागने लग गई धीरे धीरे। इसीलिए IIM से मुझे PhD करने के लिए भी मेरा एनरोलमेंट हो गया था, और लगभग मैंने टिकट विकट कटा के और स्टडी लीव के लिए मेरा सैंक्शन भी हो गया था। मैं जाने के लिए वापस फाइनली अब इसको छोड़ देना है, मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। पर जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले ही रात में एक तरीके से आदेश, सरकार बदल गई और एक आदेश आया कि भाई आपको मंडलायुक्त वाराणसी के रूप में तैनाती आपकी की जाती है, आपको ज्वाइन करना है। तो एक धर्म संकट पड़ गया कि अब वाराणसी को मैं नकार नहीं सकता हूँ, कोई और जगह होती तो मैं नकार देता। तो भगवान शिव की सेवा दोबारा अवसर मिल रहा है, वो करूँ या PhD करूँ, अपने लिए करूँ या
भगवान की सेवा करूं, तो उस हिसाब से एक द्वंद्व था मन में, तो फिर वहीं चला गया जहां पर आस्था है। सर 1987 में जब आप यूपीएससी में सिलेक्ट हुए और आईपीएस बने, तो क्या इससे आईपीएस से संतुष्ट नहीं थे और आपने तय कर रखा था, ठान रखा था कि आपको आईएएस ही बनना है? बहुत आया जिले में जब रहता था, तो मुझे पता था कि आईपीएस ऑफिसर क्या कर सकता है, दरोगा क्या कर सकता है, और कहाँ पर है जो कि इंफॉर्मेशन फ्लो को मैं सप्लीमेंट करा सकूं। जी। और एज आईपीएस ऑफिसर मैंने सारा लॉ एंड ऑर्डर का पूरा देखा था, और सारा अनुभव है मेरे पास एज आईपीएस, मतलब राइट फ्रॉम बहुत इमेंस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेके जी। पकड़ छुड़ाने से लेके, मतलब सारा, मतलब मैं आगरा में था, आगरा में और प्रयागराज में, मतलब प्रयागराज का जो महाकुंभ था उसका एक्सपीरियंस था 88-89 का, जो 12 साल वाला होता है उसमें। और आगरा में चूँकि वो इलाका था, एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ राजस्थान, बीहड़ का इलाका, चंबल का इलाका, तो उधर भी जाके पकड़ भी छुड़वाया, उसके लिए इनाम भी मिला, सब चीज़ वो सब भी रहा। लॉ एंड ऑर्डर का भी इंटेंस सिचुएशन था, एक तरफ 20,000 लोग, एक तरफ 15,000 लोगों के बीच में मैं फंसा हुआ था, और दोनों तरफ का वो एक अलग एक कहानी है। लेकिन उस तरीके के सारे अनुभव रहे, और वो काम मुझे बाद में भी आया। फिरोज़ाबाद में था तो एक दंगा उस समय हुआ था जिसको कंट्रोल करने में वो एक अनुभव मेरा काम आया, 24 घंटे में वो दंगा हमने कंट्रोल कराया। वाराणसी में भी बड़े बड़े किस्से हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई राइट्स की भी सिचुएशन आए जिसको कि कंट्रोल करने में मुझे मदद मिली। और मेन चीज़ जो था, जो एक होता है एचआर के प्रोफेशनल होने के नाते, संवाद, तो जनता से संवाद बहुत अच्छा था, सीधे संवाद था, तो जो भी कुछ होता था सीधे इन्फॉर्मेशन पहले मुझे मिलता था, बाद में उसी को मैं पुलिस वालों को बताता था कि भाई तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, तो वो लोग अचंभित होते थे कि आपको कैसे पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो था उस पर कंट्रोल जब तक आपका नहीं रहता तब तक आप सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सर एज ए ब्यूरोक्रेट्स एक लंबे अनुभव से आप गुजर रहे हैं। अभी इससे पहले आप पीडब्ल्यूडी में अपर मुख्य सचिव थे, यानी कि विभाग के मुखिया थे, और अभी आप आवास एवं शहरी नियोजन में हैं। तो पीडब्ल्यूडी में भी हालांकि बहुत बेहतर आपने काम किया है, आपके नाम की चर्चा, आपके काम की चर्चा वहाँ आज भी होती है। और अब आप आवास में हैं, और जो मौजूदा विभाग है आपका, वर्तमान विभाग है, ये विभाग दरअसल ऐसा है कि जो आम लोगों की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों की होती है आवास की, मकान की। तो ये आपके विभाग की जिम्मेदारी है कि प्लानिंग करना कि कैसे शहर डेवलप होंगे, कैसे लोगों के आवास बनेंगे, ये जिम्मेदारी है। यानी कि जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है लोगों की, वो सीधे आपके विभाग से जुड़ी हुई है। तो क्या लोगों की इस आवश्यकता को देखते हुए क्या कोई प्लानिंग ऐसी हो रही है कि जिससे भविष्य में जितने लोग हैं सबको आवास की दिक्कत ना हो, या आगे अगर कहीं से कोई फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग हो कि भाई तमाम डेवलपमेंट ऐसे हो जाते हैं जो फ्यूचर को देख के नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उससे बड़ी दिक्कत होती है? देखिए, मूलभूत समस्या में जो हर आदमी जो अब देख रहा है वो घर के तलाश में है, आवास के तलाश में जी। और आपको मालूम है कि अर्बन एरियाज़ में माने शहरीकरण इतना तेज़ी से हो रहा है कि दाम आवासों के दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है एकदम। जो आपके 6 साल पहले जो दाम था वो आज लगभग उसका 1.5 गुना 2 गुना करीब पहुंच रहा है, मुख्य जो आपके शहर, और आगे भी यही चलती रहेगी क्योंकि अभी रफ्तार हमने पकड़ी है शहरीकरण की। अभी हम लोग यदि 25% शहरीकरण की तरफ है, तो यही यदि हमें 2050 तक 40% 45% होना है, तो आज का जस्ट दुगना शहरीकरण होगा। तो दबाव जो है जनसंख्या का शहरों पे होगा, क्योंकि लोगों के लिए काम करने के लिए जो सहूलियत शहर में मिलती है वो अपॉर्चुनिटी आपको गांव में नहीं मिल पा रही। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आदमी काम के तलाश में अर्बन एरियाज़ में आ रहा है, और जीडीपी का भी मैग्नेट है वो शहरी क्षेत्रों में ही है, जहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा रहती है लेबर की। तो आगे आने वाले समय में भी ये और इंटेंस होगा। अभी हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अच्छा अर्बन प्लानिंग करें, जिससे जो भविष्य की जो आवश्यकता आज के 50 साल बाद के 25 साल बाद के जो फ्यूचर के जो अर्बन ग्रोथ हो वो रेगुलेटेड ग्रोथ हो, न कि बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रोथ हो जहाँ उसको जो जगह मिल गया वो बनाते गया, फिर बाद में बिना सुविधाओं के वो एक बॉटलनेक बन जाए। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और एक नया टाउनशिप पॉलिसी पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि निजी निवेश आए और अर्बन एरियाज़ में निजी निवेशकों के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए भी हम आसानी से उनको मकान उपलब्ध करा सकें। सर एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि 1990 में आप एज ए आईएएस सिलेक्ट हुए,
इसके पहले 3 साल एज IPS ऑफिसर आपने काम किया, तो कुल मिलाकर तकरीबन 32 साल यहाँ और 3 साल हुआ, यानी 35 साल का आपका ये नौकरी का अनुभव है और आगे भी अनुभव भी बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस दौरान क्या कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो गई हो? आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो कि जिसका अफसोस आपको हुआ हो कि यार ये उसके साथ कर दिया, ये गलत मैंने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर किसी की आपने कभी ऐसी मदद की हो या ऐसी मदद हो कि जिसको आप भूल ना पाए हो कि वास्तव में बहुत ज़रूरतमंद था? तो ऐसा कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो। बहुत ऐसी घटनाएं हैं, मतलब अभी इसका गिनती कर पाना ही मुश्किल है एक तरीके से। पर सबसे डिफ़िकल्ट जो काम करने का जो मिला वो नेट्रिप में था। जब मैं CEO नेट्रिप के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई थी भारत सरकार में। ये नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करके है ये। लगभग उस समय 3000 करोड़ की परियोजना थी, जिसमें कि बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो कि यूरोप और जापान को ऑटो सेक्टर में पब्लिक टेस्टिंग फैसिलिटी के रूप में लगाना था। लेकिन जैसे होता है सरकार में कि इक्विपमेंट तो खरीद लिए, उसका क्या करना है किसी को मालूम नहीं था। 3 साल से इक्विपमेंट कंटेनर में पड़ा था, पूरा जो प्रोजेक्ट डूब चुका था। सब लोग जो आए थे उस समय शुरू में उत्साह में सब चले गए थे, बिल्कुल प्रोजेक्ट फेल हो चुका था। तो उसको रिवाइव करा करके वो सारे फैसिलिटीज़ को ठीक कराना, जो गलतियां पहले लोगों ने की थी उसको ठीक कराना, सुधारना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जब कुछ नहीं होता है वहाँ तो आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन दूसरों की गलती को पहले आपको समझना है, फिर उसको ठीक कराना है और फिर उसमें देखना है कि भाई ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी देश में नहीं है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट था। हाँ, एक जो मुझे व्यक्तिगत जिसका मुझे कष्ट हुआ, जब पडरौना में जॉइंट मजिस्ट्रेट था तो हर रोज़ का मेरा था कि भाई सवेरे 400-500 आदमी उस समय आते थे मिलने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट के घर पे और ऑफिस में मिला करके। और शाम के वक्त में ये होता था कि खाना खाने के बाद फील्ड में निकलते थे, रोज़ डेली का ये कार्यक्रम होता था। तो फील्ड में जाने के लिए जो मुख्य 4-5 जो जहाँ गांव है जहाँ से ज़्यादा शिकायत आ रहे हैं तो वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ पे कब्ज़ा का बहुत शिकायत आता था पडरौना में, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, छोटे छोटे जो आबादी के और उसके जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो एक किसी शख्स ने, मैं गया था तो उसने रास्ता किसी का रोक रखा था। उस गांव का वो बाऊ साहब था जो उसको बड़ा घमंड था कि भाई ये इसको मैं रास्ता नहीं दूंगा। तो नए जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, जा कर के उसको रास्ता वास्ता सब खुलवा दिया, उसके सामने आवागमन करा दिया, वो लौट के आ गया। मैं वो वाकया में भूल गया। 7-8 साल बाद मुझे किसी ने बताया कि आपके वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति को इतना धक्का लगा कि वो 2-3 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आके वो गुजर गया। तो ये एक अनइंटेंडेड पीड़ित नहीं, जिसने दूसरों को पीड़ा दिया था। उसको अपने कि भाई मेरी अब दबंगाई गांव में ख़त्म हो गई, आप आ गए, मेरी दबंगाई गांव में ख़त्म हो गई, अब क्या रह गया मेरे पास। तो वो भी एक पक्ष है जो कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नितिन रमेश गोकर्ण जी थे, 1990 बैच के IAS। और सबसे अलग बात है इनके व्यक्तित्व की कि इन्होंने जीवन में जो भी काम किया, चाहे पढ़ाई की तो एक स्ट्रीम लेवल था, और आज ये एज ए IAS ब्यूरोक्रेट्स नौकरी भी कर रहे हैं, तो और अधिकारियों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। इवन ये कि जब मैं यहाँ आया तो स्टाफ से भी मैंने पूछा कि सर कितने बजे तक आते हैं, तो ये पता लगा कि सर तो 10 बजे ही आ जाते हैं और संडे को भी आते हैं। तो ये एक काम करने का स्ट्रीम है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो ऐसे IAS बिरले ही आपको मिलेंगे पूरे देश में, और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक अच्छी बात है। वो कह सकते हैं कि गौरव की बात है कि इतने डेडिकेटेड IAS उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार समाज की लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगली बार किसी और IAS अधिकारी के साथ हम होंगे और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।